उद्योग जगत के महानायक, समाजसेवी और समाजसेवा भी ऐसी कि अपनी कमाई का लगभग 70% दान करने के बाद भी इसका प्रचार करना पसंद नहीं करते थे। उनका जाना इस देश के लिए अपूरणीय क्षति है, जिनका नाम है रतन टाटा। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में रतन टाटा जी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहें। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया था। 1948 ईस्वी में जब टाटा 10 साल के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिम्मी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल, शिमला में बिशप कानन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद रतन टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री और कॉर्नेल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा की बिरादरी, जो कि पुरुषों की एक सामाजिक बिरादरी है, में शामिल हो गए। 2008 में रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका को $50 मिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 374 करोड़ रुपए का दान दिया, जिसमें वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गए। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों के मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वायत्तता थी। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माता में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही समूह ने वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल में अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने फोर्स का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों से टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की बिक्री से आता था। उन्होंने साल 2009 में टाटा नैनो 1 लाख कीमत वाली कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिसमें कारों की औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात की सारण प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच शुरू कर दिया था।
जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया है। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानून प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। टाटा के नेतृत्व और शाहपुरजी पल्लोनजी समूह के पल्लेनजी मिस्त्री के बेटे जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला। नए अध्यक्ष की तलाश के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। नटराजन चंद्रशेखरन को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2017 में उन्होंने यह पद ग्रहण किया। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटा दिया गया था। दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना अवैध था और उनकी बहाली का आदेश दिया, लेकिन बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया। उन्होंने भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया। जनवरी 2016 में उन्होंने टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता और कैशकरों का एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट में भी निवेश किया। टाटा ने भारत में प्रारंभिक और अंतिम चरण की दोनों कंपनियों में छोटे निवेश किए, जैसे ओला कैब्स में 95 लाख रुपए और अप्रैल 2005 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप शाओमी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2016 में उन्होंने एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्ट अवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉग स्पॉट शुरू करने के लिए जेनीफाई का अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त टाटा ने अंतर पीढ़ीगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का साथी स्टार्टअप गुड फेलो लॉन्च किया। रतन टाटा ने जमशेदजी टाटा के समय से चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस आवारा कुत्तों के लिए सभी सुविधाओं से लैस घर बनवाया। रतन टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया और एक इंटरव्यू में खुद इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में काम करने के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन 1962 में चल रहे भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने से मना कर दिया और उनकी रिश्ता बनने से पहले ही टूट गई। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के बाद सबसे बड़े दानवीरों में से एक हैं। टाटा ग्रुप के नेतृत्व में भारत में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई गई है। टाटा समूह ने कोरोना से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए का दान किया था, जो भारतीय बिजनेस घरानों द्वारा किया गया उस समय का सबसे अधिक है। साल 2022 में IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक रतन टाटा की कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह अपनी कमाई का लगभग 66% हिस्सा दान कर देते थे। साल 2014 में IIT बॉम्बे में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 95 करोड़ रुपए दान किए थे। रतन टाटा को फ्लाइट और फ्लाइंग बहुत पसंद थी। वह एक स्किल्ड पायलट थे। रतन टाटा ने 2007 में अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को चलाने वाले पहले भारतीय थे। रतन टाटा का व्यक्तित्व उन्हें सम्मान का भी धनी बनाता गया। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर
26 जनवरी 2000 ईस्वी को रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 को भी भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 में उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा जर्मनी का आदेश से सम्मानित किया गया। वर्ष 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया तथा वर्ष 2012 में उन्हें 50 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वह अपनी आयु और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे हैं। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, उद्योगपति, सेलिब्रिटी और आम लोगों ने रतन टाटा को नमन करके अंतिम विदाई दी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली के शमशान में उनका अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक अग्निदाह के जरिए किया गया। रतन टाटा पारसी समुदाय से थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं किया गया, जिसमें शव को आसमान के नीचे रखा जाता है जहां गिद्ध और चील उसे खा जाते हैं। रतन टाटा के बारे में हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।